So, good morning, dear friends. I'm your sir, Mr. Ranu Rai, and we are going to study today economics chapter supply. 11th कॉमर्स के NCERT का पोर्शन है जिसमें इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर दिया गया है लॉ ऑफ सप्लाई। सो जैसे कि पहले हम लोग ने लॉ ऑफ सप्लाई के सप्लाई क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हमने पहले से ही स्टडी कर लिया था। ठीक है। सो आफ्टर knowing the law of supply, today we will learn the reasons for the law of supply. What are the reasons for law of supply? Law of supply के लिए क्या क्या रीज़न है, जिसमें पहला पॉइंट आता है वो है प्रॉफिट मोटिव। द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर वाइल सप्लाइंग अ कमोडिटी इज टू सिक्योर द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, देखो जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोड्यूसर या सप्लायर, और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंज्यूमर्स। ओके, सो यहाँ पे जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, जाहिर सी बात है ही विल सप्लाई द commodity in the market when he will get a maximum return or a maximum profit. When the price of the commodity increases without any change in cost, it raises their profit. Profit कब बढ़ता है? Profit जैसे कि आपका cost of production सेम है, ठीक है, लेकिन जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ गया है ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो ऐसे में यू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट रेदर देन अ मार्जिनल प्रॉफिट। ओके, सो रीज़न फॉर सप्लाई इज फर्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। क्या है? प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड इज चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स। सेकेंड जो रीज़न है वो क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। अब देखो, अगर सप्लायर को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसको न्यू मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो न्यू मार्केट में एंटर नहीं करेगा उसका जो सप्लाई है उसका क्वांटिटी कभी बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो देयर शुड बी अ चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स। अ राइज इन द प्राइस इंड्यूसेस द प्रोस्पेक्टिव producers to enter into the market to produce the given commodity so as to earn higher profit, ताकि वो अच्छा खासा उससे इनकम कमा सके। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म रेजेज द मार्केट सप्लाई। जितना नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उस कंपनी का मार्केट सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। सो सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज चेंज इन स्टॉक। See, supply is done from the stock which is available to the producer. अगर स्टॉक ही नहीं रहेगा तो वो अपना सप्लाई कुछ भी हो जाए बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, और अगर स्टॉक बहुत सारा रहेगा तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही कैन मैनेज हिज सप्लाई। Okay, when the price of the goods increases, the seller are ready to supply more goods from their stock. However, at a relatively lower price, the producer do not release big quantities from their stock. जब मार्केट में प्राइस कम चलता हो तो प्रोड्यूसर ज़्यादा स्टॉक मार्केट में सप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आगे अगर प्राइस बढ़ गया तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट या इनकम जनरेट कर सकते हैं। They start increasing their inventories with a view that price may rise in near future। ठीक है, और वो क्या करते हैं? उस स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं ये सोचकर कि फ्यूचर में उसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस आर द 3 पॉइंट्स विच इज़ नोन एज द रीजन्स फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट वॉज प्रॉफिट मोटिव, PCC. P for profit motive, C for change in number of firms, and other C means change in stock. Okay, next question is assumption of law of supply. Now what is assumption of law of supply? ठीक है, assumption are always with or favor of law of supply. On assuming certain things you can prove the law of supply. ओके, तो यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट। ठीक है, जो जिस प्रोडक्ट को लेकर आप लॉ ऑफ सप्लाई प्रूव कर रहे हो, ठीक है, उसके अपोजिट के जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि लॉ प्रूव करते वक्त अगर समझो उसके प्राइस अगर कम हो गए तो उससे क्या होगा? अदर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा।
ठीक है, या अदर प्रोडक्ट की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए लॉ प्रूव करते वक्त इसका जो प्राइस है वो क्या एज्यूम करके रखा गया, कांस्टेंट। सेकंड इज़ व्हाट, देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लॉ प्रूव करते वक्त आपको ये एज्यूम करके रखना पड़ेगा कि उस समय के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज ना हो। थर्ड पॉइंट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो चीज़ें जिसके हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लेबर, मनी, रॉ मटेरियल, एसेट्रा एसेट्रा। तो इनका भी जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ना कि फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी व्हाइल प्रूविंग द लॉ ऑफ सप्लाई। we have to keep in mind that should be no changes in the taxation policy। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी टैक्सेशन में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, वरना ये लॉ प्रूव नहीं हो पाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन सेम। ठीक है, आपने जो गोल पहले रखा था वही गोल एट द टाइम ऑफ प्रूविंग द लॉ ऑफ सप्लाई यू हैव टू मेंटेन। Okay, otherwise the law of supply will not operate. So these are the 5 points which are related to the assumption of law of supply. In after that only law of supply can be proven. Okay, तो एक होता है law of supply का assumption, the other is exception। जैसे assumption टोटली फेवर में होता है, वैसे एक्सेप्शन टोटली अगेंस्ट में होता है। किसके, लॉ ऑफ सप्लाई के, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देख के, जैसे कि समझो मेरे पास बहुत सारे गोल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, अब मैंने ये सोचकर अभी तक उसको बेचा नहीं कि आगे प्राइस बढ़ेगा, तो जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मैंने रखा है, लेकिन अगर कल को प्राइस कम हो गया तब क्या होगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने सप्लाई को रोक देते हैं। ठीक है, प्राइस कम है या अच्छा प्राइस भी है जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, फिर भी वो मार्केट में सप्लाई अपना नहीं बढ़ाते हैं, ये सोचकर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विच इज़ नोन एज द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स ऐसा गुड्स है जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। मतलब बारिश अच्छी हुई, मौसम अच्छा रहा तो जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल गुड्स के वो भी अच्छा होगा, जिससे हम मार्केट में सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कल को क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं निकला, बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई, मौसम उतना फेवर में नहीं रहा, ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक कम होगा, जिससे प्राइस उसकी भले ज़्यादा रहेगी लेकिन हम उसका सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज एग्रीकल्चरल गुड्स। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, वो गुड जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है। ठीक है, खास करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो इसमें है ना, जो सप्लायर्स होते हैं उनका टारगेट ये होता है कि जल्दी से जल्दी इसे बेच दें, भले उस पर प्राइस इनको कम मिल रहा है। ऐसे लॉ क्या कहता है कि प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स होने की वजह से जिसको ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते, इसीलिए कभी कभी कम प्राइस में भी ज़्यादा सप्लाई कर देता है, जो कि क्या शो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, पेरिशेबल गुड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे चीज़ें जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कभी उसका प्रोडक्शन बढ़ाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का मार्केट में डिमांड भले ज़्यादा, प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उसका हम ज़्यादा नहीं कर सकते ड्यू टू द रेयर आर्टिकल्स। ड्यू टू द रेयर आर्टिकल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, सप्लाई ऑफ रेयर आर्टिकल्स लाइक पेंटिंग ऑफ मोनालिसा कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इफ द प्राइस आर इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे एक का पेंटिंग है जो कि सोल एंड होल एक ही है, ओरिजिनल। ठीक है, और जो उसका ओरिजिनल कॉपी है वो सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो मार्केट में भले उसका कितना भी पैसा दिया जाए, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता। भले कार्बन कॉपी हम लोग बना के बेच सकते, बट ओरिजिनल वी कैन नॉट सेल।
ओके, वाई? ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द आर्टिकल्स। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? रेयर आर्टिकल्स। फिफ्थ पॉइंट आता है बैकवर्ड कंट्रीज। इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज विद द राइज इन प्राइस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अरे यार, लोगों के पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? ठीक है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है, वर्स्ट है, बैकवर्ड है, तो वहाँ पे आप सप्लाई बढ़ा कर भी पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि लोगों की उतनी पेइंग कैपेबिलिटी ही नहीं होती है। ठीक है, सो बैकवर्ड कंट्रीज और बैकवर्ड रीजन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। Actually all these points are related to the NCERT portions. ओके, सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। मेरा नाम रानू राय है और मैं आपको 11th इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ सप्लाई चैप्टर का एक्सेप्शंस एंड एजम्पशंस पढ़ा रहा था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक अ बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल आर रानू राय। ओके, सो दिस आर द 5 पॉइंट्स। फर्स्ट कौन सा था? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, FAPRB, FAPRB. These are the 5 points which is known as the exceptions of law of supply.